जरा सोचिए, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल एक कमरे में बैठे हैं। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर काबुल की सड़कों, टीटीपी के ठिकानों और तालिबान के गोला बारूद डिपो की सैटेलाइट तस्वीरें चमक रही हैं। और उनके सामने एक बहुत ही अजीब कश्मकश है, जिन्हें उन्होंने सालों तक पाला पोसा, आज उन्हीं को रोकने का प्लान बनाना है। तारीख है 27 फरवरी 2026 और एक ऐसी घोषणा होती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऐलान करते हैं, पाकिस्तान का धैर्य अब जवाब दे गया है और हमें खुले युद्ध की घोषणा करते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए कोई भी यही सोचेगा कि ये युद्ध भारत के साथ है, लेकिन नहीं, ये बयान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने बनाया, ट्रेनिंग दी और दशकों तक सपोर्ट किया। तो सवाल ये उठता है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट समझा, वो आज उसका सबसे बड़ा दुस्वप्न कैसे बन गया? और इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, हर जंग की तरह इस अकल्पनीय युद्ध की सबसे भारी कीमत भी आम लोगों को ही चुकानी पड़ रही है। जरा सोचिए, लड़ाई शुरू हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और 76 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं, 200 से ज्यादा घायल हैं। रमजान के पाक महीने में अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं और हर दिन औसतन 15 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और अब यहाँ की विडंबना देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सबसे पुराने दोस्त की हिफाजत में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पनाह देकर अमेरिका के साथ किया था। आज तालिबान ठीक वही पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस रिश्ते की जड़ें कहाँ हैं? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1990 के दशक की। अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था। तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मुल्ला उमर नाम के एक शख्स के साथ एक सौदा किया। ISI ने उसे हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ दिया और बदले में उसे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने का काम सौंपा। पाकिस्तान का मकसद साफ था, अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बनाना ताकि उसे भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सके। और ये प्लान काम कर गया। सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि 2001 में अमेरिका के हमले के बाद भी पाकिस्तान ने 20 साल तक छिपछिपाकर तालिबान की मदद जारी रखी। और फिर 2021 में जैसे ही अमेरिका वापस गया, तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। उस वक्त तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की जीत को अपनी जीत बताते हुए कहा था कि अफगानियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। पाकिस्तान को लगा कि उसकी कठपुतलियां सत्ता में वापस आ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बात का अंदाजा नहीं लगा पाया था कि धार्मिक कट्टरपंथ से बनी ताकत को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो अपने ही नियम बनाती है और वही ताकत अब पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी थी। यहीं पर एंट्री होती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की। इन्हें पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये असल में वही छात्र थे जो ISI के मदरसों में पढ़े और अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन जब से पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, ये लोग पाकिस्तान के ही दुश्मन बन गए। TTP का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना। ये नंबर देखिए, 132। ये उन बच्चों की संख्या है जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी और जिन्हें दिसंबर 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल में TTP के आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला था। आतंकवादियों ने हर क्लासरूम में जाकर बच्चों पर गोलियां चलाईं। उस दिन कुल 139 लोग मारे गए थे। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। अब देखिए, 2021 में जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में वापस सत्ता में आया, TTP के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि 2024 में जहां आतंकवाद से 2236 मौतें हुईं, वहीं 2025 में ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 4001 तक पहुंच गया। बस यहीं आकर पाकिस्तान के सब्र का बांध टूट गया। लेकिन यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। पाकिस्तान तो TTP पर कार्रवाई चाहता है, पर अफगान तालिबान ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद एक जाल में फंसा है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पाकिस्तान TTP पर एक्शन न लेने पर बमबारी की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ तालिबान की अपनी खुफिया एजेंसी उसे सलाह देती है कि अगर TTP के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसके हजारों लड़ाके उनके सबसे बड़े दुश्मन ISI खुरासान यानी ISI-K में शामिल हो जाएंगे
और इससे अफगानिस्तान में तालिबान के लिए एक नया और शायद कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा गहरा अंधेरा गड्ढा है जिसका कोई रास्ता नहीं दिखता। और इसी गड्ढे ने एक फुल स्केल वॉर को जन्म दे दिया। अक्टूबर 2025 में टीटीपी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। पाकिस्तान ने सीधी कार्रवाई करते हुए काबुल पर हवाई हमले कर दिए। फिर फरवरी 2026 में टीटीपी ने एक और हमला किया और इस बार अफगान तालिबान ने भी सीमा पर एक संगठित सैन्य हमला कर दिया। और इसके जवाब में 27 फरवरी को पाकिस्तान ने खुले युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब ये जो जंग छिड़ी है, इसकी सैन्य हकीकत ये है कि इसमें न तो कोई पूरी तरह से जीत सकता है और न ही कोई हार सकता है। देखिए, पाकिस्तान की सेना एक प्रॉपर मॉडर्न आर्मी है और उनकी वायुसेना का पूरा दबदबा है, लेकिन तालिबान गेरिला युद्ध का माहिर है और अफगानिस्तान का मुश्किल पहाड़ी इलाका इसी के लिए बना है। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों यहां से हार मान चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़मीनी आक्रमण करके जीतना लगभग नामुमकिन है। तो फिर होगा क्या? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध का सबसे संभावित नतीजा संघर्ष और संघर्ष विराम का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र होगा। जब तक टीटीपी वाली मूल समस्या का कोई हल नहीं निकलता, कोई भी शांति समझौता ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना पर। पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर खड़ा किया और आज वही तालिबान भारत के साथ व्यापारिक सौदे कर रहा है। पाकिस्तान एक दोस्ताना सरकार चाहता था और आज वही सरकार पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दे रही है। जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए ये सब कुछ किया गया, उसने अपनी ही सीमा पर एक अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी और अब टीटीपी पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। मतलब पाकिस्तान आज उसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने कभी खुद जलाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई देश अपनी ही शुरू की हुई आग पर कभी सच में काबू पा सकता है, और इस प्रक्रिया में कितने और निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी।